नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल निवेश ज्ञान में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और जिसका सब्जेक्ट है, क्या आपका परिवार फाइनेंशियली सुरक्षित है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। यहाँ पर आपके परिवार के बारे में बात हो रही है कि आपने अपने परिवार को जो फाइनेंशियली सुरक्षा चाहिए उतनी आपने दी है या नहीं। इस बात की जानकारी यहाँ पर इस वीडियो में लेने वाला है। तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, क्या आपका परिवार फाइनेंशियली सुरक्षित यानी कि सेफ है कि नहीं। दोस्तों, अगर आप सैलराइड पर्सन है यानी कि आपका घर मंथली सैलरी यानी कि मंथली पगार से चलता है और आपके पास आपके पुरखों की दी हुई ज़मीन जायदाद नहीं है, तो आपको अपने परिवार के बारे में, अपने परिवार की फाइनेंशियल सुरक्षा के बारे में सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। और इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि अगर कल उठकर आपका अस्तित्व नहीं रहता है यानी कि आपकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय आपका परिवार सर्वाइव कर पाएगा। क्या आपके पास उतनी जायदाद, उतनी प्रॉपर्टी जमा करके रखी है कि आपके ना होने के बाद आपका परिवार सुख चैन से जी सके। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं होंगे तो आपको पूरी ज़िंदगी संभालने वाला कोई और है? क्योंकि अगर कितना भी अच्छा रिलेशन हो, कितना भी अच्छा फैमिली हो, लेकिन सबकी मदद करने की एक लिमिट होती है। 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, कभी ना कभी तो इसकी लिमिट आती है। तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि बस आपको ही अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। आपको ऐसे इंतज़ाम करने पड़ेंगे कि अगर आप नहीं भी होंगे तो आपको परिवार को बिल्कुल किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और उनकी ज़िंदगी आराम से कट सकती है। अगर आपको इस बात पर थोड़ा और गौर करना है तो मैं जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ वो कीजिए। जब आप रात को अपने परिवार के साथ सो रहे होते हैं तब आधी रात को आप उठिए और अपने परिवार की तरफ ध्यान से देखिए। वो लोग कितनी चैन से नींद सो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से वो आप पर आधारित हैं, उनको आप पर पूरा भरोसा है। तो आपको भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जब आप नहीं होंगे तो उनको कोई भी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। अगर आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको बिल्कुल ही चिंता करने की ज़रूरत है। तो आइए यहाँ पर हम कुछ जानकारी लेंगे कि कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जिससे आप और आपका परिवार फाइनेंशियली सुरक्षित महसूस कर सके। दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ ऐसी चीजें जो आपके पास होनी ही चाहिए, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि अगर नहीं भी होंगी तो भी चलेगा, लेकिन अगर हो तो बहुत अच्छा है। तो ये शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है मेडिक्लेम यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, बीमारी कभी वक्त पूछकर नहीं आती, इसलिए आपको हमेशा बीमारी के साथ लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और आजकल आप सब जानते हैं कि हॉस्पिटल के खर्चे कितने बढ़ गए हैं, तो इसके लिए आपको एक अच्छा सा मेडिक्लेम लेके रखना है। अगर आप 4 लोगों का परिवार है तो आपको कम से कम 3 लाख या 5 लाख का सम एश्योर्ड वाला मेडिक्लेम आपके पास होना चाहिए, जिसकी वैल्यू करीब होती है 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में सालाना। तो आप अपने परिवार के लिए कम से कम इतना खर्चा तो आप कर ही सकते हैं। दोस्तों, अगर छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो गया या तो फिर कोई बीमारी आ गई तो आप सब जानते हैं कि इसका खर्चा कितने हज़ारों में तक पहुंचता है। तो उससे अच्छा है कि आप एक अच्छा सा मेडिक्लेम लेके रखें ताकि आप और आपके परिवार को किसी भी प्रकार के हेल्थ इश्यू के सामने प्रोटेक्शन मिल सके और आपका जो पैसा है वो भी बच सके। दोस्तों, मेडिक्लेम में और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ आती हैं, तो आप जब ले रहे होते हैं तब आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ की आपको ज़रूरत है और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिस फैसिलिटी की ज़रूरत आपको नहीं है वो लेकर आप सिर्फ प्रीमियम ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो ऐसे खर्चे से बचने के लिए आपको जब भी आप मेडिक्लेम ले रहे हैं तब आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा है टर्म इंश्योरेंस यानी कि टर्म प्लान। दोस्तों, टर्म प्लान का एक बेसिक फीचर है, जब भी लाइफ एश्योर्ड पर्सन यानी कि जिसने अपना टर्म इंश्योरेंस लिया है वो बंदे की अगर डेथ हो जाती है, वही अमाउंट उसके नॉमिनी को डायरेक्टली मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बंदे ने 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस लिया है और कुछ साल के बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बदले में उसके परिवार को
50 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आपने होम लोन ले रखी है जो करीब 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख तक की हो सकती है, तो इस केस में आपके पास टर्म प्लान होना बिल्कुल ही आवश्यक है। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके परिवार को वो लोन का पैसा चुकाना पड़ेगा। और अगर आप सैलराइड पर्सन हैं और आपकी सैलरी से घर चल रहा है और घर में कमाने वाला कोई और नहीं है, तो आप सोच लीजिए कि आपका परिवार ये अमाउंट कैसे चुका पाएंगे। तो इस केस में आपके पास अगर टर्म प्लान होगा अच्छा खासा, तो वो पैसों से आपका परिवार वो होम लोन चुका पाएंगे और साथ में कुछ पैसे मिलेंगे जो कि उनकी जिंदगी आगे बढ़ती रहेगी। दोस्तों, टर्म प्लान में भी बहुत सारे अलग अलग राइडर्स होते हैं, जिसमें डेथ, उसके बाद में एक्सीडेंटल डेथ, मंथली इनकम, बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज आपको मिल सकती है। बहुत सारे टर्म प्लान में सुसाइड भी कवर होता है, लेकिन 1 साल के बाद। तो दोस्तों, टर्म प्लान एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंश्योरेंस है और आपके पास एक अच्छी खासी अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस होना ही चाहिए। दोस्तों, तीसरा है इन्वेस्टमेंट। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत है। दोस्तों, आपके लाइफ में बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं, जैसे कि घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, फॉरेन टूर एक्सेट्रा। तो ये सब आप एक साथ में अगर नहीं पूरा कर सकते तो आपको उसके लिए धीरे धीरे करके अमाउंट जमा करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपको गारंटेड रिटर्न प्लान में होना चाहिए, जैसे कि LIC है। कुछ इन्वेस्टमेंट आपका म्यूचुअल फंड्स में होना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड लंबे समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है। और अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप डायरेक्ट इक्विटी में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट आपका गोल्ड और सिल्वर जैसी मेटल्स में भी होना चाहिए। ये जो सारे एसेट क्लास मैंने बताए, उसके अंदर आपको आपके गोल के हिसाब से, आपकी जोखिम लेने की क्षमता यानी कि रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपने ठीक से इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आपके गोल आप अचीव नहीं कर पाओगे। और एक बात, आपको इन सारे एसेट क्लास के बीच में एक अच्छा सा रेशियो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जिस एसेट क्लास में जितना ज़रूरत है उतना ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, चौथा है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और वो है इमरजेंसी फंड। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जब कोई इमरजेंसी आती है तब आपके पास कुछ इमरजेंसी फंड ऐसा होना चाहिए जो कि आप उसको कभी भी इस्तेमाल कर सके। अगर आपके पास मेडिक्लेम है, लेकिन अगर आप कैशलेस फैसिलिटी की सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको किसी भी हॉस्पिटल में पहले पैसे जमा करवाना पड़े, जो बाद में आपको रीएम्बर्स यानी कि वापस हो सकते हैं। लेकिन पहले आपको पैसे जमा करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। इस प्रकार के कई सारे इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है, तो इसके लिए आपके पास कुछ इमरजेंसी फंड होना चाहिए और वो इस तरह से इन्वेस्ट किया हुआ होना चाहिए जो आपको कभी भी वापस तुरंत मिल सके। जैसे कि आप उसको FD में इन्वेस्ट कर सकते हैं, RD में कर सकते हैं, या तो फिर म्यूचुअल फंड की डेट स्कीम में कर सकते हैं, जो कि वही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये 4 जो चीज़ मैंने बताई, मेडिक्लेम, टर्म इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट एंड इमरजेंसी फंड, अगर ये आपके पास है तब आप चैन की सांस ले सकते हैं। तब आपको लगेगा कि आपका परिवार फाइनेंशियली काफ़ी हद तक सुरक्षित है। अब ये सारी चीज़ें हो गई कि ये आपके पास होना ही चाहिए। इसका रेशियो थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन ये होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, अगर वो आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें एक है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो लमसम पैसे, मतलब जितना भी आपने इंश्योरेंस लिया है उतना पैसा आपका फैमिली को मिल जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट फीचर है जो कि आप अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं, जैसे कि व्हीकल इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस। ये सारे इंश्योरेंस लेकर आप अपने परिवार की फाइनेंशियल सुरक्षा को और मजबूती दे सकते हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें तो आपने अपने परिवार के लिए कर ली, लेकिन क्या आपने आपके परिवार को ये सारी चीजों के बारे में बताया है? अगर नहीं तो ये बताना बहुत ही ज़रूरी है। आपको बताना है अपने परिवार को आपके सारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स, उसके नेट बैंकिंग के यूज़र नेम पासवर्ड, या तो फिर जो भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करता है उसके यूज़र नेम पासवर्ड, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, जो भी LIC पॉलिसी ली है, जो भी गारंटेड मैच्योरिटी प्लान की पॉलिसी ली है, वो सारी पॉलिसीज़ की कॉपी आपको अपने परिवार को बता के रखनी है, उनकी जानकारी उनको देनी है। अगर आप ये सारे इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस के लिए कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी भी सारी जानकारी, उसके यूज़र नेम पासवर्ड आपको आपके परिवार को देना है। अगर आपकी कोई लोन चल रही है तो इसके बारे में भी सारी जानकारी आपको अपने परिवार को देनी है। आपकी जो भी लोन चालू है उसकी इंस्टॉलमेंट की डेट, वो कौन सी बैंक से कट होता है और कहाँ पे जमा होता है, उसके ऑफिस, उसकी जो पास्ट प्रीमियम आपने पे किए है उसके रिसिप्ट, ये सारी डिटेल्स भी आपको अपने परिवार को देनी है।
और ये सारी जानकारी आपको इस तरह देनी है कि आपके परिवार को बिल्कुल ही कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों, अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है, कोई इंश्योरेंस एजेंट है, तो उसकी सारी डिटेल जैसे कि उसका पता, उसका फ़ोन नंबर, उसके ऑफिस का एड्रेस, ये सारी जानकारी भी आपको अपने परिवार के साथ शेयर करनी है, ताकि आपकी गैर मौजूदगी में आपका परिवार उस एडवाइज़र का कांटेक्ट करके आपके इन्वेस्टमेंट का, आपकी सिक्योरिटीज़ का फ़ायदा ले सके। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर एडवाइज़र एजेंट चूज़ करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आपके पापा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनका जो एजेंट होगा, उनका एडवाइज़र होगा, वो उनकी एज का होगा, क्योंकि जब वो आपकी एज में इन्वेस्टमेंट शुरू किया होगा तब उन्होंने अपनी एज के एडवाइज़र के पास इन्वेस्टमेंट शुरू किया होगा, ताकि जब वो रिटायर हो तब उनके इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा वो एडवाइज़र, वो एजेंट आपके पापा को दे सके। और यहाँ पर आपको अपने पापा के एडवाइज़र के पास इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब आप रिटायरमेंट की एज पर पहुंच गए तब ऐसा हो सकता है कि आपका एडवाइज़र की डेथ हो चुकी हो, तो आपको जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो शायद ना भी मिले। तो जिस काम के लिए आपने एडवाइज़र रखा है, जो एजेंट रखा है, वो पर्पज़ आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो उससे अच्छा है कि आपका एजेंट, एडवाइज़र यंग होना चाहिए, हो सके तो आपसे थोड़ा सा ही बड़ा होना चाहिए, ताकि जब आप रिटायर हो तब उसकी एज भी करीब करीब आपकी एज जितनी हो, तो वो आपके सारे इन्वेस्टमेंट का फायदा आपको वापस अच्छे से दिला सके। दोस्तों, ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि क्या आपका परिवार फाइनेंशियली सुरक्षित है या नहीं। अगर नहीं है तो आप आज से ही अपने परिवार को सुरक्षित करने की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपके गैर मौजूदगी में भी आप अपने परिवार को खुशहाल देखना चाहते हैं तो आज से ही अपने परिवार को सुरक्षित करने की प्रोसेस शुरू कर दीजिए। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एंजल ब्रोकिंग के साथ फ्री में म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन से और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। तो इस लिंक के जरिए आप अपना फ्री म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के साथ ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।